जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते ग्लोबल संकेत डावाडोल है और तेजी के लिए बाजार की उम्मीद टिकी है चौथी तिमाही के नतीजों पर। रिलायंस डिफेंस के साथ आज आगाज होगा रिजल्ट सीजन का। क्या शुरुआती नतीजों से पड़ेगी मजबूत सेंटीमेंट की नींव? आज किन शेयरों पर होगी करीब से नजर? दिग्गजों पर लगाए दांव या मिड कैप करेंगे सरप्राइज? आगे कौन से ट्रिगर होंगे अहम? प्राइमरी मार्केट में कहां पर आ रहे हैं बड़े मौके? किन सेक्टर्स में पार्टी अब हो चुकी है खत्म? ये सब कुछ बताएंगे आपको थोड़ी ही देर में, लेकिन बाजार के सबसे भरोसेमंद शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राजनीतिक अनिश्चितताओं से ग्लोबल बाजारों पर दबाव, अमेरिका में सपाट कारोबार, एशिया की कमजोर शुरुआत, एसजेएक्स निफ्टी 1/4% नीचे। मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी के संकेत के बाद टूटे लिकर शेयर। हालांकि राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कहा तुरंत शराबबंदी की योजना नहीं, अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कर रहे हैं लागू। आईपीओ लाने की तैयारी में है एरो डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। चेयरमैन सुवर्णा राजू ने कहा सेबी के पास जल्द दाखिल करेंगे अर्जी। और डूबते कर्ज पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा बैंकों को फिजूल में डराना सही नहीं, एनपीए के लिए यूपीए को जिम्मेदार ठहराना भी गलत। और फ्लिपकार्ट को मिली अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग। टेंसेंट, ईबे और माइक्रोसॉफ्ट करेंगे 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। ईबे इंडिया का होगा फ्लिपकार्ट में विलय। कल की कमजोरी के बाद आज फिर से एशियाई बाजारों से है कमजोर शुरुआत के संकेत। तो बड़ा सवाल है कि 9,175 के नीचे फिसलने के बाद क्या कमजोरी और बढ़ेगी और ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति इस बाजार में, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब, आपका स्वागत है। और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सेठी साहब स्वागत है। और देखिए ग्लोबल मार्केट्स के संकेत किस तरह से नजर आ रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी 22 अंक नीचे, घंटे भर पहले 9,215 के आसपास ट्रेड कर रहा था और एशियाई बाजारों में जिस तरह से तेज गिरावट देखने को मिली है उसी का खामियाजा एसजेएक्स निफ्टी को भुगतना पड़ा है। अभी कुछ देर पहले 200 पॉइंट तक हांगकांग के बाजार लुढ़क गए थे। अच्छा, ये आधे घंटे पहले हरे निशान में थे, तो किस तरह से दबाव देखने को मिल रहा है। जापान का बाजार भी देखिए दबाव में, ताइवान, कोस्पी, स्ट्रेट टाइम्स सारे बाजार दबाव में कारोबार करते हुए। हालांकि यूएस ने एक स्टेबल सेशन दिखाया था, बहुत बड़ी कमजोरी वहां पर नहीं हुई, फ्लैटिश से समाप्ति उन्होंने की थी। लेकिन एशियाई बाजारों से ज्यादा टेंशन हो रही है आज सुबह सुबह। बिल्कुल, और 15 मिनट पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक से गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसलिए आज जब मैं कमेंट्री लिख रहा था तो पहली लाइन मैंने यही लिखी थी कि ग्लोबल मार्केट्स पर रखे नजर, क्योंकि इस वक्त तमाम संकेत जो भारतीय बाजार लेने की कोशिश कर रहे हैं वो दुनिया भर के बाजारों से, और दुनिया भर के बाजारों से जिस भी तरह के संकेत आएंगे तेजी या मंदी की तरफ, क्योंकि अब तक ये दिख रहा था पिछले 2-3 दिनों को छोड़ दें तो भारतीय बाजार अपने दम पर अपनी चाल पर चल रहे थे। लेकिन अब इस वक्त जो कुछ भी डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं, अमेरिका की तरफ से सीरिया पर हुए, अब कोरिया पर डेवलपमेंट का जो डर है वो बाजारों को थोड़ा सा सावधान रखेगा और न्यूज फ्लो पर बाजार ट्रेड करेंगे। अगर ये खतरे कम होते हुए दिखेंगे तो बाजार उछलेंगे भी काफी तेजी से, और उछलने में भारतीय बाजार सबसे ज्यादा आगे होंगे। भले ही भारतीय बाजार इस वक्त दुनिया भर के बाजारों में सबसे ज्यादा महंगे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट की चिंताएं कम होती हुई उछलेंगे भी वही ज्यादा, और ग्लोबल मार्केट की चिंताएं बढ़ेंगी तो गिरने में भी थोड़ा सा आप वो देख सकते हैं नीचे का दबाव। लेकिन इसमें एक चीज साफ है कि इस वक्त पूरी तरह से आपकी नजर ग्लोबल मार्केट्स पर है और डॉलर इंडेक्स पर है। बिल्कुल सही बात। और देखिए अगर ये अनिश्चितता बढ़ती है ना तो एक चीज दौड़ लगाती है और वो है कच्चा तेल, तो इस पर रखिएगा नजर। और कच्चा तेल जिस तरह से पिछले 2-3-4 ट्रेडिंग सेशंस में दौड़ा है, ये चिंता पैदा कर। 56 देखिए डॉलर ब्रेंट पर भाव इस समय ट्रेड करता हुआ, तो ये दिक्कत की बात है। लेकिन आज के मार्केट को फिर किस तरह से अप्रोच किया जाए। 3 दिनों से भारतीय बाजार गिर रहे हैं, 2 दिनों से 9,200 के नीचे समाप्ति हो रही है, संकेत अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो भारतीय बाजारों में करेक्शन की जरूरत है उस करेक्शन का इस बार ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स है। लेकिन देखिए ये सिर्फ करेक्शन है। अगर ग्लोबल मार्केट्स का बहुत ज्यादा डर होता तो कल जितनी कम गिरावट हुई उतनी नहीं होती। और कल के सेशन में भी आप देखिए मिड कैप शेयर्स, बैंक निफ्टी ये मजबूती के साथ बंद हुए, तो इसे सिर्फ एक करेक्शन के तौर पर अभी देखना चाहिए। लेकिन हाँ,
अगर खबरें बुरी और बढ़ती नजर आती है तो फिर ये करेक्शन थोड़ा गहरा सकता है। वैसे भी आपने कोई 9,275 से कोई ज्यादा करेक्शन देखा नहीं, मुश्किल से 100 पॉइंट का निफ्टी पर हुआ, यानी कि 1%। वो काफी छोटा कहा जा सकता है, खासतौर से तब जबकि आप लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो अब तक तो ये क्लियर है कि बाजारों ने अहम लेवल को तोड़ा नहीं है। जहां तक आज का सवाल है, 9,200 निफ्टी पर और 21,500 बैंक निफ्टी पर अहम और निर्णायक लेवल है। हालांकि मैं जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी पर दबाव बनाए वो निर्णायक लेवल को थोड़ा सा नीचे लाना चाहता हूं। 9,175 होगा कल की क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे, शायद 9,175 9,200 वो रेंज है जो रस्सा कशी वाली मानी जा सकती है। तो ये निर्णायक लेवल है। अब निफ्टी पर फर्ज करें आज 9,175 के नीचे खुलते हैं तो फिर क्या? 9,100 से 9,125 अगला वो स्ट्रॉन्ग मजबूत सपोर्ट जो निफ्टी पर है, जहां पर बाजार जाकर रुकेगा, ये आगे साफ तौर पर नजर आ रहा है डेटा में। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी पर 21,300 21,400 वो रेंज है जो बेहद मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये दो मजबूत सपोर्ट आज के लिए नीचे की तरफ नजर आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि 9,175 के नीचे कल हम क्लोज नहीं हुए। अगर आज क्लोज होते हैं तो फिर मुझे लगता है कि कमजोरी और बढ़ेगी, तब तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। तो आज भी ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग अहम होगी और क्लोजिंग के लिए कल वाला ही लेवल आज भी वैलिड है 9,175। निफ्टी को ट्रेड करने के दो तरीके हैं। 9,100 9,125 की रेंज में स्टॉप लॉस लगाएं, तेजी करें 9,225 9,250 के लक्ष्य के लिए। और दूसरा है ऊपरी स्तरों पर निफ्टी में करें बिकवाली 9,275 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर थोड़ा ऊपर में मिले तो 9,200 का टारगेट रख लीजिए, और या अगर बहुत गैप से खुल जाए तो फिर इन लेवल्स को चेंज करना होगा। बैंक निफ्टी 21,400 ये स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें 21,650 के टारगेट के लिए, और अगर मजबूती मिल जाए 21,650 पहले दिखे तो वहां पर शॉर्ट बनाएं, सिर्फ 50 पॉइंट की रिस्क रखें, बहुत छोटी, और 21,500 के लक्ष्य के लिए। बता दूं आपको कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जो सेक्टर्स मुझे ठीक दिख रहे हैं, अगर ग्लोबल मार्केट ज्यादा कमजोर नहीं होता तो मेटल्स अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, मिड कैप बैंक्स और खासतौर से स्मॉल कैप शेयरों पर मैं कल भी बुलिश था और आज भी मैं पॉजिटिव साइड पर। बिल्कुल, और स्मॉल कैप शेयर से बड़ा उछाल दिखा भी रहे हैं, लेकिन मार्केट को जरूरत है इस समय कॉन्फिडेंस की, और वागले साहब देंगे आपको वो कॉन्फिडेंस। सर गुड मॉर्निंग, बताइए तेजी करनी चाहिए गिरावट में? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक निफ्टी साइडवेज बैंड में है, लेकिन गिरने को तैयार नहीं है। 9150 आई थिंक अनिल जी बोलते आ रहे हैं, ये लेवल्स मुझे लगता है अगर गिरना था तो कल ही गिरना था, क्योंकि फॉल्स बहुत फास्ट आते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी। और जब वो गिरता नहीं है, हाँ शायद वन में ऊपर ना चला जाए। और जैसे अनिल जी ने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक मुझे भी दिख रहे हैं, मैंने भी आज मिड कैप्स कवर किए हैं, तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि 9140 के स्टॉप लॉस से निफ्टी उसके नीचे जाना नहीं चाहिए। अपसाइड 9260 शायद आज ना है। बैंक निफ्टी 21,400 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, और ऑन द अपसाइड 21,800 ये रेंज है। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर व्यू लेते हैं तो मिड कैप में ज्यादा पोटेंशियल है, तो ध्यान उधर रखें। तो कितने आज तेजी वाले हैं? मेरे 3 तेजी के स्टॉक्स हैं और एक सेल का स्टॉक है। चलिए, तो लाल टाई से भ्रमित ना हो, 3 तेजी वाले काउंटर्स हैं आज वागले साहब के पास, और गिरावट में खरीदारी करने की राय भी निकल कर आ रही है। लेकिन एफआईआईज और ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। कल भी देखिए 716 करोड़ रुपए की ये बिकवाली थोड़ी कैश मार्केट के लिहाज से बड़ी नजर आ रही है। हालांकि जब वो बेचते हैं तो घरेलू फंड्स आ जाते हैं, लेकिन 200 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में खरीदारी उनकी तरफ से, आंकड़े थोड़े से धीमे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जितनी कैश में बिकवाली की है एफआईआईज ने उतनी की उतनी स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी कर ली 788 करोड़ की। तो स्टॉक तो वो नेट न्यूट्रल है या मामूली पॉजिटिव है। लेकिन दिक्कत है इंडेक्स को लेकर, और इंडेक्स में 500 करोड़ की बिकवाली कल फिर से हुई, और परसों भी बिकवाली का आंकड़ा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अभी भी एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर उतना परेशान नहीं, उन्हें ये नहीं लग रहा कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है तो इसलिए हम प्रॉफिट बुक कर लें, निकल जाएं, या हिंदुस्तान के बाजार खराब हो सकते हैं, या रुपये बड़ा स्ट्रांग हो रहा है तो हमारे रिटर्न खराब हो रहे हैं। ऐसा मूड नहीं है। मूड क्या है? मूड ये है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स किसी भी वजह से गिरते हैं तो जाहिर सी बात है कि इंडियन मार्केट्स भी गिरेंगे, और ऐसे में हमें अपना पोर्टफोलियो तो नहीं बेचना है, लेकिन कहीं कहीं हमारे पोर्टफोलियो का नुकसान कम हो इसलिए हेजिंग करनी है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम इंडेक्स फ्यूचर्स बेच दें। और इंटरेस्टिंग डेटा है, और वो डेटा ये कि जहां इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआईज की तरफ से बेचे जा रहे हैं, वहीं ट्रेडर्स की तरफ से इंडेक्स में, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है। तो ट्रेडर्स और एफआईआईज का ट्रेड बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एफआईआईज इवेंट की रिस्क को कम कर रहे हैं, वहीं ट्रेडर्स जो उनकी शॉर्ट पोजीशंस पहले से बनी हुई, तो उन्हें मौका दिख रहा है कि किसी भी वजह से बाजार नीचे आ रहा है तो हम अपने शॉर्ट को कवर कर ले। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड दिख रहा है। तो मुझे लगता है इन डेटा को बहुत ज्यादा मैं तवज्जो इस लिहाज से नहीं दे रहा क्योंकि ये डेटा इवेंट ड्रिवन है।
ट्रिगर ड्रिवन है, जो कि ग्लोबल मार्केट्स की अनिश्चितताओं की वजह से हो रहे हैं। हाँ, अगर किसी और नॉर्मल डे में इस तरह के डेटा होते हैं तो उस पर व्यू लेना बड़ा आसान होता है कि थोड़ा और बिकवाली का दबाव है, नीचे आ सकता है, लेकिन इवेंट पर सेफ रहने में चाहे वो एफआईज हो चाहे ट्रेडर हो, गलत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो ये रहा एफआईज और डीआईएस के डेटा की, और बात करेंगे एफएनओ में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले वागले साहब बताइए, आपके टॉप 2 ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं आज? जैसे मैंने कहा कि मेरे ज्यादा मिड कैप्स है, तो इंडिगो के ऊपर आप बुलिश थे क्योंकि आपने भेजा था। इंडिगो से करूंगा। कल जिस तरह से पैटर्न उभर कर आया है, मुझे लगता है आज अच्छी खासी मूव आ जानी चाहिए आज और कल में, तो वो बाय करे 1062 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 1161। दूसरा है मार्क्सन फार्मा, ये कल आपका स्टॉक था। जी हाँ। आज मैं मतलब क्लोजिंग बेसिस पे मुझे पैटर्न अच्छा लग रहा है। मैंने कल मॉर्निंग में भी बोला था और मैं क्लोज के लिए वेट कर रहा था, तो क्लोज जिस तरह से उभर कर आया, लगता है कि एक 10-15% की मूव आ सकती है, तो 5350 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 62। अगेन 3 से 4 दिन का ये व्यू है। ओके, तो 3 से 4 दिन में और तेजी दिखा सकता है। अगर बाजार आज दबाव में रहेगा तो फिर फार्मा शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। और कल सुबह आपको याद होगा, बाजार खुलते ही हमने आपसे कहा था कि इस शेयर को खरीद लीजिए, और दिन के दौरान खबर भी आई और डेज हाई पर जाकर समाप्ति भी शेयर ने दी। इंडिगो में भी अच्छा, एक चीज है, 9% इस महीने क्रूड भाग चुका है। एविएशन शेयर 2 दिन ही गिरे और कल सब रिवर्स हो गए सेकेंड हाफ में। इंडिगो, जेट, स्पाइस जेट, सब में तेजी देखने को मिली। इस सेक्टर पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि इस सेक्टर पर विकास सेठी हमारे एक्सपर्ट भी बुलिश हैं आज के दिन, उनको भी एविएशन शेयर पसंद है। लेकिन पहले बात करते हैं एफएनओ के डेटा की, क्या संकेत मिल रहे हैं, बताइए। जो मैं एक चीज कह रहा था कि ट्रेडर्स ने शॉर्ट कवरिंग की, वो साफ तौर पर दिख रहा है, और वो इस लिहाज से कि निफ्टी में 3 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, बैंक निफ्टी में 1,05,000 शेयरों से ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। इंटरेस्टिंग बात है, मन देखिए, दोनों में प्रीमियम जमकर बढ़कर आई है। निफ्टी में 13 पॉइंट से प्रीमियम बढ़कर 28 पॉइंट हो गई, बैंक निफ्टी में 12 पॉइंट से प्रीमियम बढ़कर 49 पॉइंट की हुई। तो इतनी कमजोर और सेंटीमेंट खराब हो बाजार और उस समय इतनी प्रीमियम बढ़कर आए, ओपन इंटरेस्ट घटे, इसका मतलब क्लियर कट है, और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। अच्छा संकेत क्या है कि अगर किसी भी रीजन से, देखिए जनरली होता है क्या है कि जब ग्लोबल मार्केट्स में ये चिंताएं हैं और आपको लग रहा है कि बाजार नीचे जा सकता है, तो एक्चुअली नए शॉर्ट्स बनने चाहिए। सही बात है। और जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने शॉर्ट्स बना रखे हैं, उन्हें इंतजार करना चाहिए कि चलिए मौका मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं हो रहा। उन्हें लग रहा है कि चलिए किसी भी वजह से मौका मिल रहा है, फटाफट अपनी शॉर्ट काटो, तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको नीचे मिलेगा, तो ये एक अच्छा संकेत है। अब मैं अगले लेवल के तौर पर क्यों 9100, 9125 पर भरोसा कर रहा हूं वो बता दूं। 9100 पर पुट में 49 लाख शेयरों का, राउंड फिगर में कहते हैं 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो अगला वो बड़ा सपोर्ट आपके लिए आता हुआ दिखेगा, क्योंकि उतना ही ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस में 9500 पर ओपन इंटरेस्ट है, तो लगभग बराबरी वाला मामला है। इसलिए 9100 इतनी आसानी से तोड़ेगा इसकी संभावना कम है। 9200 आज भी निर्णायक लेवल इसी वजह से है कि 9200 के पुट और कॉल पर लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन हाँ, जो कल एक बात हम बैंक निफ्टी की कर रहे थे कि 21,500 का लेवल बहुत अहम होता हुआ दिख रहा है, कल के सेशन में ये जरूर हुआ है, बैंक निफ्टी के पुट और कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 500 पॉइंट की रेंज में शिफ्ट हो गया है। 21,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में और 22,000 पर कॉल्स में, तो बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, ये डेटा से संकेत आता हुआ दिख रहा है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग, और इसी वजह से 21,500 पर बेहद नजरें बनाए रखें। और कल हम यही कह रहे थे कि बाजार के डायरेक्शन के लिए अल्टीमेटली आप निफ्टी पर मत नजर रखिए, बैंक निफ्टी पर नजर रखिए। और बैंक निफ्टी ने ही बताया कि बाजार कल कमजोर नहीं था, क्योंकि आप ब्रॉडर मार्केट में देखें बढ़ने वाले शेयर ज्यादा थे, मिड कैप्स में एक्शन था, बैंक निफ्टी जाकर मजबूत बंद हुआ। तो आज भी 21,500 को अगर बैंक निफ्टी नहीं तोड़ता है, उसके ऊपर बना रहता है, तो बहुत अच्छी बात है। 21,300, 21,400 बैंक निफ्टी पर बहुत मजबूत अगला अहम सपोर्ट है। तो मैं ये कहूंगा कि डेटा अभी भी खराब नहीं हुए, और अगर ग्लोबल मार्केट्स की दिक्कतें ना बढ़े तो बाजार संभल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली खास बड़ी बात नहीं दिख रही। बस एक ही चीज है, आज एक नेगेटिव क्लोज नहीं चाहिए, भले हम 2-4 पॉइंट ही ऊपर बंद हो, 9175 के ऊपर बंद होना आज फिर से जरूरी है। बिल्कुल, दरअसल बाजार में कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स नजर आ नहीं रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं ना कि ग्लोबल मार्केट्स दर्द भी इन्होंने दिया है, तो दवा भी अगर यहीं से मिले तो ज्यादा अच्छी बात होगी। चलिए, तो ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर नजर बनाकर रखिए, यहीं से अच्छी और खराब खबरें आ सकती हैं। बहरहाल आज तो कमजोरी वाले संकेत सुबह सुबह नजर आ रहे हैं,
लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट की निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करने की राय है, कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर कमाल दिखा सकते हैं। विकास सेठी जी के आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। वक्त है अब ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करने की राय है। ManasJaiswal.com के मानस जायसवाल कह रहे हैं बेचकर चलिए और टारगेट देखिए 9100 का, 9210 का स्टॉप लॉस भी रखिएगा। AK प्रभाकर भी खरीदना चाहते हैं निफ्टी, लेकिन उनका स्टॉप लॉस है 9130, 9330 के लक्ष्य उनके हैं। और मानस जायसवाल के साथ हैं पुनीत किनरा, वो भी कह रहे हैं बनंदा पोर्टफोलियो के हैं, कह रहे हैं बेचकर चलिए 9130 और फिर 9100 उनको भी नजर आ रहा है, 9230 का स्टॉप लॉस रखिए। और उनके सामने खरीदने को तैयार है आशुतोष सरना 9140 के स्टॉप के साथ 9230 का लक्ष्य। चलिए, तो आशुतोष सरना का साथ देने के लिए जय ठक्कर जी भी मौजूद हैं आनंद आटी सिक्योरिटीज के, कह रहे हैं कि खरीदारी कर लीजिए, 9270 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, 9170 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए। तो आज राय बटी हुई है, 5 एक्सपर्ट्स और 5 में से 2 हैं बेरिश, 3 बुलिश। और रेंज बेहद साफ दिख रही है। नीचे जो सपोर्ट रेंज है वो 9100 से लेकर 9130 की तरफ और ऊपरी तरफ 9230, तो कह सकते हैं कि लगभग 100 अंकों की रेंज है। 9130, 9230 उस पर रखिएगा आप नजर। ऑलराइट, ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज कमाल दिखा सकते हैं, ये देखते हैं 5 का पंच, यानी टॉप 5 स्टॉक्स। सुज़लोन एनर्जी, कर्नाटक से विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए इन्हें 50 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर को इन्हें पूरा करना है जून 2017। चलिए, तो सुज़लोन को भी एक रिपीट ऑर्डर मिलता हुआ और मेजेस्को को भी जो ऑर्डर मिला था वो रिन्यू होता हुआ, और ये ऑर्डर 3 साल के लिए रिन्यू हुआ है। इनकी यूएस की एक सब्सिडरी है, उनको ये ऑर्डर रिन्यूअल मिला है, और ये कंपनी आपको पता है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सेवाएं देती है, तो उसी सेक्टर से ये ऑर्डर मिलता हुआ। सोमानी सेरामिक्स, टाइल्स बनाने वाली ये कंपनी कल यहाँ पर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, जो कि मिड कैप शेयरों को पिक करने में काफी माहिर माना जाता है, इन्होंने लगभग 3.25% हिस्सेदारी खरीदी है। 680 रुपए के भाव पर 14 लाख शेयर कल इस फंड ने खरीदे। और आपको याद होगा इसी शो में कल सुबह हम इस डील होने के बाद बता रहे थे कि देखिए सोमानी सेरामिक्स में बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखाया, अब नाम आया है इस बड़े फंड का। CESE पर भी रखिए नजर। देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कंपनी की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने अपनी FMCG के कुछ प्रोडक्ट्स रेंज लॉन्च करी हैं, लेकिन पहले खबरें चल रही थी कि स्पेंसर्स को ये डीमर्ज करेगी, अब वापस से वो खबरें रिन्यू होती हुई। पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस को भी ये डीमर्ज करेगी CESE से, और अनुमान ये लगाए जा रहे हैं, अटकलें ये हैं कि हो सकता है इस बार नतीजों के साथ औपचारिक ऐलान हो जाए, लेकिन काफी समय से ये खबरें बाजार में रही हैं। थॉमस कुक और कॉक्स एंड किंग जैसी कंपनियों पर रखिए नजर, जो आपको छुट्टियों में अपनी ट्रिप्स मुहैया कराने का कारोबार करती है। 2017 की गर्मियों के लिए ट्रैवल बुकिंग लगभग 39% बढ़कर आई है। ये एक समर ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट आई है, और साथ ही मैक माई ट्रिप में जो आंकड़े हैं उससे ये पता चला है कि इस बार लोग ज्यादा छुट्टियों के मूड में। ये 39% की ग्रोथ तब आई है जब मैं, हेमंत और वागले साहब, हमने अभी तक समर की छुट्टियों का प्लान नहीं, मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं तो प्लान कर बुकिंग करने बाकी है, बुकिंग करके पैसा देना बाकी है, आंकड़ों में आना बाकी है अभी तक। तो उसके बाद देखिए ग्रोथ और बढ़ने की संभावना है, तो इन शेयरों पर आज जरूर नजर रखिएगा। संदीप वागले साहब तो हमारे साथ हैं ही, और अब फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सेठी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सेठी साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नमस्कार, बताइए सर, कौन से सेक्टर्स आज आपके रडार पर हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग हेमंत। जो सेक्टर्स मेरे आज रडार पे है, उनमें जो कल जो परफॉर्म कर रहे थे उन्हीं सेक्टर्स में से है। पहला जो सेक्टर रहेगा वो मेटल्स का रहेगा, यहां मुझे लगता है तेजी रहेगी। इसके अलावा बैंक्स, फिर आपके एविएशन स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, फिर डिफेंस और पावर। तो ये 5 सेक्टर मुझे लगता है इनमें नजर रखनी चाहिए और आज ये परफॉर्म करने चाहिए। तो एविएशन सेक्टर अच्छा लगता है। सर बताइए, तो इन सेक्टर के भीतर जाकर कौन से शेयर पसंद है आपको? देखिए, जो 5 स्टॉक मैंने F&O सेगमेंट से चूज किए हैं, उनमें से जो 5 स्टॉक है एक एक करके मैं बताना चाहूंगा। बैंकिंग में से मुझे
कल हमने बैंक में अच्छा रुझान देखा है, तो वहां से जो प्राइवेट सेक्टर छोटी साइज की बैंक है फेडरल बैंक, उस पर मैं बुलिश हूं। मुझे लगता है कल भी इसमें एक अच्छी तेजी थी और आज भी ये स्टॉक परफॉर्म करना चाहिए, तो फेडरल बैंक लेना चाहिए। इसके अलावा मेटल्स में मुझे JSW स्टील पसंद है, हालांकि पूरा सेक्टर ही अच्छा लगता है। इवन वेदांता मुझे लगता है आज एक्स डिविडेंड होना है उसको, और उसके बाद उसमें भी मुझे एक अच्छी तेजी नजर आती है। तीसरा स्टॉक जो डिफेंस सेक्टर से, मुझे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लगता है। ये भी जो डिफेंस एज ए सेक्टर है वो काफी सुर्खियों में है। हाल ही में जिस तरह से बांग्लादेश के साथ भी भारत ने करार किए हैं, फिर आज जो आपकी ब्रेकिंग न्यूज है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का भी एक IPO आने की तैयारी है, तो मुझे लगता है डिफेंस एज ए सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो फ्रंटलाइन कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी लगती है। और इसके अलावा मुझे प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स जो एक कैश मार्केट सेगमेंट में स्टॉक है वो भी अच्छा लगता है। और एविएशन से मैंने चूज किया है इंडिगो को। यहां पे भी पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है। इसके भी 2-3 ट्रिगर है। एक तो हाल ही में हमने देखा कई स्टेट्स ने ATF पे जो टैक्सेस है वो कम करे हैं, ऑयल कंपनीज ने ATF के दाम कम करे हैं, और उसके अलावा जो हॉलिडे सीजन में जिस तरह से इनकी जो डिमांड रहती है वो भी एक पॉजिटिव है। और एक और जो सेंटिमेंटली पॉजिटिव ट्रिगर है वो है वॉरेन बफे ने हाल ही में एविएशन स्टॉक में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, तो एविएशन स्टॉक से मैंने इंडिगो को चूज किया है। और जो 5वां स्टॉक मेरे रडार पे है वो रहेगा अपोलो हॉस्पिटल का। ये भी एक कल स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम बना है, और ये स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से काफी करेक्ट होने के बाद अब एक रिकवरी के मोड पे है। मुझे लगता है यहाँ पे तेजी करनी चाहिए। तो वॉरेन बफेट साहब के फैंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मैं सोचता था मैं ही ज्यादा फॉलो करता हूँ साहब, बाकी लोग भी करते हैं। चलिए, तो एविएशन सेक्टर पर बफेट साहब भी बुलिश है और विकास जी भी बुलिश है हमारे, तो यहाँ पर तेजी की संभावना है। इंटरग्लोब उन्होंने चुना है। बाकी स्टॉक्स में अपोलो हॉस्पिटल, फेडरल बैंक, JSW स्टील और साथ ही BEL। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के उस पार हम आपको देंगे कुछ और बेहतरीन फिक्स। वागले साहब की भी बाकी हैं कुछ स्टॉक्स। इंटरग्लोब इनका कॉमन है, वागले साहब का और विकास संकेत आ गए हैं, मतलब एकदम चार्ट्स पर भी और फंडामेंटली भी बहुत बढ़िया। कल काफी भागा भी। तो चलिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे और साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आपको बताने वाले। कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं हमारे पास आज, बने रहेगा। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। HDFC देखिए करीब 24 अंक नीचे, क्योंकि एशियाई के बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन एक स्टॉक जो पिछले कई दिनों से गिर रहा है, जहां यूनाइटेड स्पिरिट्स, और देखिए अब ये नए 52 वीक्स लोज पर जाने की तैयारी कर रहा है। ये कह रहे हैं कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेज। कौन से हैं ब्रोकरेज हाउसेज और आज कितना गिर सकता है ये स्टॉक, इस सब पर बात करने के लिए हमारी सहयोगी नियति जुड़ चुकी है। नियति, बताइए, ब्रोकरेज हाउसेज बेरिश होते हुए? बिल्कुल 2 से 15% तक की गिरावट यूनाइटेड स्पिरिट्स ने देखा है अगले 12 महीने के दौरान। और ब्रोकरेज साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की तरफ से के मुख्यमंत्री की तरफ से कल जो बयान आए हैं वो चिंताजनक हैं, क्योंकि बिहार और गुजरात के बाद ये तीसरा बड़ा स्टेट होगा जो कि कंप्लीटली बैन कर देगा लिकर को अपनी स्टेट में। हालांकि 3% के आसपास ही कंट्रीब्यूशन होता है यूनाइटेड स्पिरिट्स का मध्य प्रदेश में, लेकिन बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं उस पर भी ये गाज गिर सकती है यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। यही एक चिंता है जो ब्रोकरेजेस को खाई जा रही है। और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से वैल्यूएशंस हैं उसमें मार्जिन्स का एक मिस आ सकता है, इसीलिए डाउनग्रेड कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी जो टारगेट्स हैं वो 15% तक की डाउनसाइड के हैं। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल का रेटिंग दे रहा है, टारगेट प्राइस इनका 1857 का है, 2% का डाउनसाइड ये देख रहे हैं। जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है, टारगेट प्राइस 1812 का है, जो कि 4% नीचे की ये शेयर देख रहे हैं। मगर मैक्वायरी आज सबसे ज्यादा बेयरिश है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है और टारगेट प्राइस इनका 1600 रुपए का है। मौजूदा भाव से 15% तक की गिरावट ये शेयर दिखा सकता है, करीब करीब 290 रुपए और फिसलेगा ये शेयर, ऐसा मानना है मैक्वायरी का। ऑयल एंड गैस सेक्टर पर आज CLSA और क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट्स आई हैं। CLSA बिकवाली करने की सलाह दे रहा है HPCL और BPCL को, दोनों को ही चिंता है कि ऑयल की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा कमजोर होगी। इनफैक्ट 1 दशक के नीचे ऑयल की डिमांड आ गई है और ये लगातार तीसरा महीना है जबकि ऑयल की डिमांड कमजोर हुई है, क्योंकि ब्रेंट ऑलरेडी 12 महीने में 50% के आसपास का एक इजाफा दिखा सकता है। पेट्रोल डीजल के जो डिमांड है वो कमजोर है। हालांकि हाई बेस को लेकर के आप थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन ये मान के चल रहे हैं अगले 12 महीने में भी 9 महीने ऐसे होंगे जो कि हाई बेस के ही रहेंगे। फिर उसमें जिस तरह से इंडस्ट्री की ग्रोथ स्लो डाउन कर रही है,
साथ साथ में प्राइवेट प्लेयर्स के कारण जो मार्केट लॉसेस हो रहे हैं ऑयल एंड गैस कंपनियों के लिए, वो एक चिंता की बात हो सकती है क्योंकि तगड़ा कंपटीशन उनको वहां से देखना पड़ रहा है। और नोटेबल वॉल्यूम ग्रोथ का एक इम्पैक्ट आएगा, वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे डिक्लाइन करती हुई दिख सकती है और इसकी वजह से जो रिच वैल्यूएशंस हैं उस पर ये सवाल खड़े करते हैं। री रेटिंग हो सकती है सेक्टर की, बिकवाली करने की सलाह दे रहा है CLSA, HPCL और BPCL को। क्रेडिट स्विस कह रहा है चौथी तिमाही और जो पहली तिमाही FY18 की होगी उसमें सीजनली कमजोर क्वार्टर रहने की इनको उम्मीद है, लेकिन शार्प रिकवरी ये देख रहे हैं अगली तिमाही से, जो दूसरी तिमाही है। इसीलिए अभी भी इनका प्रेफर्ड पिक BPCL है और IOC। BPCL का टारगेट प्राइस 16% तेजी का है, 815 रुपए का टारगेट ये BPCL पे दे रहे हैं और IOC पे 455 रुपए की का टारगेट ये दे रहे हैं। 11% की मौजूदा भाव से और तेजी ये दिखा सकता है शेयर। ओके, तो साफ तौर पर आज एक स्टॉक जो प्रेशर में रह सकता है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स है। जो लोग सोच रहे थे कि ओपन ऑफर आएगा, सेबी टेक ओवर नियमों के तहत इनसे कहेगी DIGO से, वो सब खबरें तो अभी आई नहीं। और शराबबंदी को लेकर जो एक के बाद एक राज्य एक्टिव हो रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश में भी ये खबर आ सकती है, तो शेयर आज ये 1600 का टारगेट अगर आ गया तो फिर तो 52 हफ्ते का नया निचला स्तर बन जाएगा। वो दोनों चीजें अलग है। उससे भी क्या करती है नहीं करती वो अलग है, ये तो पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर बहुत क्लियर है कि इस बिजनेस के लिए हिंदुस्तान में अभी अच्छा वक्त नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जिस तरह से अच्छा दूसरा ये कि अब कुछ और राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। ठीक बात है, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के वक्त में ये तो अब एक तरह से मतलब बहुत क्या कहना चाहिए, सक्सेसफुल वाला फॉर्मूला हो गया। ये एक कि आप लिकर बैन करो तो महिलाओं के वोट आपको बड़े आसानी से मिलेंगे, ये राजनेताओं ने समझ लिया लगता। तो ये अब और होने वाला है और वागले साहब भी थोड़ा इससे मुझे लगता है कि सहमत होने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब एक ऐसा पॉपुलिस्ट मेजर है जिससे दरअसल वोट आने लगे हैं और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है अब राज्यों का। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2100 पे मैंने इसमें बाय दिया था, आपको अगर याद होगा 3 या 4 हफ्ते पहले। उसके बाद तो ऊपर भी गया था। हाँ नहीं, बट मुझे लग रहा था 2500 तक जाएगा, जो नहीं हुआ। और ये कहना जरूरी इसके लिए है क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो चार्ट्स में अभी दिख रहा है 2080 2070 ब्रेक होना ही नहीं चाहिए था और उसके नीचे सस्टेन हो रहा है। तो अभी 1700 और 2000 ये रेंज में 1700 ब्रेक होगा ये मैं कह नहीं सकता, बट टाइम वाइज इसमें करेक्शन और पेन मुझे ज्यादा दिख रहा है। तो अगर आपने वो ट्रेडिंग व्यू से लिया है तो निकल जाए, लॉस बुक करके निकल जाए, और मुझे इसमें स्ट्रेंथ अभी लग नहीं रही है। देखिए अब इसमें सिंपल चीज है कि तेजी बनेगी तो किसी ट्रिगर की वजह से बनेगी, फंडामेंटली तेजी नहीं बनेगी। दिक्कत तो पूरे लीकर सेक्टर के लिए, और ये दिक्कत खाली यूनाइटेड स्पिरिट्स की नहीं है, ये दिक्कत इस सेक्टर के हर एक स्टॉक की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाल ही में GM ब्रूवरीज के जो रिजल्ट आए, सबसे पहले शुरुआत जिन्होंने की है GM ब्रूवरीज ने, रिजल्ट दिख रहे हैं साफ तौर पर। तो ना सिर्फ राज्य सरकारें, कोर्ट जो जुडिशरी है जो सबसे ऊपर है, देखिए उन्होंने भी एक सुर में कह दिया है कि दरअसल शराबबंदी होनी चाहिए। तो विकास जी ये बताइए, यूनाइटेड स्पिरिट्स के अलावा यूनाइटेड ब्रूवरीज भी लिस्टेड कंपनी है, इस पर क्या व्यू है और इस सेक्टर पर अब आपका व्यू क्या है? क्या अवॉइड ही करना चाहिए, निकाल दें एक बार पोर्टफोलियो में से, क्योंकि खबरें तो आगे चलकर और खराब आने वाली हैं। बिल्कुल हेमंत, सही कहा आपने। मैं इस सेक्टर को बिल्कुल फ्रेश तो बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह दूंगा और जिनके पास है उनको भी बेच के अगर प्रॉफिट्स में हो या नुकसान में हो बिल्कुल निकल जाना चाहिए। बाजार ये सेक्टर बिल्कुल एक अंडर परफॉर्म करता रहेगा और मुझे लगता है बाजार में जब इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ये लॉट्स ऑफ अल्टरनेटिव्स, तो फिर ये जैसे टेलीकॉम सेक्टर में हमने देखा लोगों के पैसे नहीं बने और वहां पे बिल्कुल एक नेगेटिव सा माहौल है, वैसा ही मुझे लगता है ये जो लिकर सेक्टर है बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो मेरी राय में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इस सेक्टर को। बिल्कुल, टेलीकॉम सेक्टर वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। देखिए जो रेगुलेटरी ओवरहैंग्स थे उस सेक्टर को कहां लेकर चले गए, तो अब रेगुलेटरी ओवरहैंग्स इस पर भी बनते हुए, और जहां पर ये सारे सरकारी नीतियां असर डालती है और जहां पर असर डालना बंद कर देती है, उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। एक तरफ जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर बाय रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां से रेगुलेशंस कम होते दिखे, दूसरा ये सेक्टर है जहां रेगुलेशंस आते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ सुमित बगड़िया भी जुड़ चुके हैं, वायदा कारोबार के हमारे आज के एक्सपर्ट, चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर। सुमित, आपसे राय लेना चाहता हैं, क्या शॉर्ट करना चाहिए अभी यूनाइटेड ब्रूवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स को वायदा कारोबार में?
यस बिल्कुल अनिल जी, ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक को लोग यूनाइटेड होकर ही सेलिंग कर रहे हैं, इसीलिए इतना दबाव भी देखने को मिल रहा है और ऐसा लगता है कि ये स्टॉक के अंदर अभी और भी दबाव देखने को मिलेगा। ब्रेकडाउन आ चुका है, स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है वो सपोर्ट्स है अभी इमीडिएटली 1800-1840 के लेवल्स के आसपास। तो अगर ये 1800-1840 के लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो ये स्टॉक 1600 से 1550 के लेवल्स दिखाएगा, जो कि मेरा कन्विक्शन भी स्ट्रांग है कि ये दिखना चाहिए। हमने इसमें कोई भी बाइंग की सलाह नहीं दे रखी है, इनफैक्ट सेलिंग की ही सलाह दे रहे हैं और इसके अंदर जो भी लॉन्ग करके रखे हैं उनको निकलना चाहिए। पुलबैक का उम्मीद शायद थोड़ा सा आ सकता है 50 से 80 रुपए का और वो पुलबैक में निकल जाना चाहिए। इमीडिएट टारगेट 1800, उसके बाद 1550 से 1600 के टारगेट आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, चलिए तो निकल जाइए, उछाल में बिकवाली करिए, बॉटम फिशिंग मत करिए ये सोचकर कि पहले तो 8000 तक की बातें भी यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए हुई हैं तो शायद अच्छे लेवल्स पर मिल रहा है। बिल्कुल नहीं, इस समय नहीं खरीदना चाहिए आपको ये सेक्टर और ये स्टॉक्स। लेकिन बैंक निफ्टी पर भी व्यू बताइए और सुमित आपका निफ्टी पर कैसा ध्यान है, क्या करना चाहिए आज? देखिए ऐसा लग रहा है कल का मूव देखते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों की चाल एक साथ नहीं चल रही है, मतलब एक नीचे चल रहा है एक ऊपर चल रहा है। शायद बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में थोड़ी सी नाराजगी चल रही है ऐसा लग रहा है, बट 1 या 2 दिन में ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलने चाहिए। इमीडिएटली अभी प्रेजेंटली अगर रुझान देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत दिख रही है, बट आज के जो कॉल होंगे वो दोनों कंडीशनल कॉल निकाल रखे हैं मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि कल के जो हाई और लो है उसका रेंज ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। तो जहां तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी के अंदर 9225 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमको 9300 350 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। उस केस में 9170 का स्टॉप लॉस रखना है, यानी बाइंग जो करनी है वो 9225 के ऊपर ही करनी है। अगर वो लेवल्स नहीं टूटते हैं तो एक बार बाइंग अवॉइड करें। नीचे में अगर 9170 टूटा तो शायद 80 से 100 पॉइंट की निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है, तो डिप्स अगर मिलते हैं 80 से 100 पॉइंट के तो बाइंग की ही सलाह रहने वाली है और इमीडिएटली 9225 ब्रेक होता है तो तेजी करनी है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी के अंदर भी कल हमको क्लोजिंग सेशंस के आसपास लास्ट की 1 आवर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी कंपेयर टू निफ्टी। अभी ऐसा लगता है कि 21600 का लेवल ब्रेक होने के बाद हमको बैंक निफ्टी में फ्रेश बाय का व्यू लेना चाहिए, जिसके अंदर 21900 से 22000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 21600 के ब्रेकआउट के बाद अगर बाय करते हैं तो 21400 का स्टॉप लॉस लगाना होगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 21900 एंड 22000। तो आज के लिए दोनों कंडीशनल कॉल है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ओके, निफ्टी और बैंक निफ्टी खरीदना है, लेकिन कुछ अहम लेवल के पार निकलने पर, और जो निफ्टी का लेवल है वो अहम ये है कि कल का हाई क्रॉस करे तब खरीदे, तभी बाजार में मजबूती या स्ट्रेंथ नजर आएगी, ये मानना है सुमित का। लेंगे एक ब्रेक और इस ब्रेक के बाद सुमित से जानेंगे उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। वागले साहब की भी बाकी हैं एंड 2 और कुणाल सरावगी साहब भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से आ गए हैं स्टूडियो में, उनसे मिलेंगे उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स इस ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इस वक्त, संदीप वागले, विकास सेठी, सुमित बगड़िया और अब कुणाल सरावगी जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त। स्वागत है आप सबका। कुणाल जी बताइए, आज आपने कौन से स्टॉक्स चुने हैं और किस तरफ है, लॉन्ग या शॉर्ट? देखिए लॉन्ग साइड के 2 काउंटर्स मुझे काफी अपील किए चार्ट पर अनिल जी, जिसमें सबसे पहले सोलर इंडस्ट्रीज का चार्ट है। यहां पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न चार्ट पर बना है और उसके बाद एक ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में देखा। मुझे उम्मीद है कि यहां पर आपको 900 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। 835 पर स्टॉप लॉस रखकर इसमें खरीद की राय है। दूसरा, एबीबी में अच्छा ब्रेकआउट मुझे कल दिखाया, तो मुझे लगता है कि इसमें भी और बड़ा ट्रैक्शन बन सकता है, तो एबीबी में खरीद की राय है। स्टॉप लॉस यहां पर 1390 पर रखें, 1460 1500 के लक्ष्य से यहां पर खरीद की राय है। ये तो एबीबी सोलर इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला स्टॉक है, लेकिन ट्रेडिंग रडार पर आता हुआ तो अच्छी तेजी बन सकती है। सुमित, आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के बताएं। HCL टेक के अंदर ऐसा लग रहा है कि वीकनेस देखने को मिल रही है और ये वीकनेस थोड़ी सी और भी देखने को मिल सकती है। आने वाले कुछ दिनों के लिए एक बार HCL टेक में सेल साइड का व्यू लेके चलना चाहिए। स्टॉक में प्रेजेंट लेवल्स पे या प्रेजेंट लेवल से कोई छोटा सा पुल बैक आता है 7-8 रुपए का, तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 851 रुपए का ऊपर में, और नीचे में टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं 805 से 800 रुपए के आने वाले 2 से 4 दिनों के लिए। दूसरी तरफ टाटा मोटर डीवीआर, इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि यहां से एक तेजी देखने को मिल सकती है। कल के सेशन में हमने टाटा मोटर्स के स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखा था लोअर लेवल से, और टाटा मोटर डीवीआर थोड़ा सा क्लोजिंग अच्छा दिया है। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इमीडिएटली हमको 300 और 310 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा मोटर डीवीआर में तेजी करने की सलाह रहेगी। 280 का स्टॉप लॉस और 300 से 310 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए स्टॉक शॉर्ट साइड पर भी और लॉन्ग साइड पर भी। वागले साहब, आपके भी कुछ ऐसा ही बैलेंस है मामला? एक तो मेरा शॉर्ट है
पहले मैं लॉन्ग कवर करता हूं, जो है ग्रासिम, जिसमें कल एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये 1070 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 1150। 2 से 3 दिन का व्यू है। और सेल में OFSS में मुझे क्लियर सेलिंग पैटर्न बन रहा है, जो 3790 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 3570। ओके, तो OFSS बेचे, सुमित कह रहे हैं HCL टेक बेचे, तो IT सेक्टर कमजोर है। और कल देखिए इन्फोसिस ने क्या खराब प्रदर्शन दिखाया। इंपॉर्टेंट होगा इस बार इन्फोसिस की गाइडेंस क्या निकल कर आती है। नतीजे तो खैर खराब उम्मीद लगाई ही जा रही है, तो अब गाइडेंस इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा बृहस्पतिवार को इनके नतीजे आने वाले। इन्फोसिस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सुमित कह रहे हैं कि ऑप्शंस में BPCL में ट्रेड करना चाहिए। सुमित बताइए कैसे ट्रेड करेंगे? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वैसे ही स्ट्रांग लग रही है। लास्ट 2-3 दिनों में हमने देखा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने एक अच्छा खासा अपमूव और तेजी दिखाई है। BPCL उसमें से एक है। BPCL में ऐसा लगता है कि इमीडिएटली 720-740 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लास्ट 2 दिनों में बहुत स्ट्रांग अपमूव देखने को मिला है, इसके लिए ऑप्शंस की रणनीति बनाई है BPCL में। 720 का कॉल लेके काम करना है, जो कि 8 से 9 रुपए के बीच मिल रहा है। कल की क्लोजिंग 8.5 के आसपास थी शायद, तो 8 से 9 रुपए के बीच BPCL का 720 का कॉल खरीदारी करके काम करे। 4 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना होगा। और 720 और 740 के टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो आ जाते हैं स्पॉट लेवल्स के हिसाब से, तो इस 720 के कॉल की वैल्यू ऊपर में 20 रुपए तक होने की उम्मीद है। 15 रुपए इमीडिएट टारगेट होगा, 20 रुपए ओवरऑल टारगेट। 720 के कॉल में खरीदारी करके काम करना है। ओके, तो ये है BPCL का कॉल ऑप्शन खरीदे। कल BP और IOC HPCL सबके लिए काफी बेहतरीन दिन था, तो यहां पर अब तेजी करने के लिए ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए वक्त है एक और ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे हम बात करेंगे उन शेयरों की जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन दिखने वाला है। सुज़लोन, CSC, कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक है जहां पर आज एक्शन होने वाला है। इक्का लैब, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। SGX निफ्टी पर नजर रखिए। 23 अंक नीचे कारोबार इसलिए कर रहा है क्योंकि एशियाई बाजारों में अकस्मात सुबह 7:15 बजे के आसपास देखिए जो गिरावट देखने को मिल रही है वो संभली नहीं है। हांगकांग के मार्केट 200 पॉइंट नीचे, जापान देखिए ये भी प्रेशर में, और सारे एशियाई बाजार दबाव के साथ इस समय कारोबार कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनमें 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर लग रहे हैं। जी हाँ, आर्चीज, और ये कल एक जाने माने इन्वेस्टर ने खरीदा भी है। इसने काफी दिनों के बाद 52 वीक्स हाईज लगाया, और हम पिछले कई दिनों से स्टॉक 2020 में जिक्र कर रहे थे कि जब डीमार्ट में इतनी तेजी हो रही है तो आर्चीज में क्यों नहीं होनी चाहिए। और देखिए कल सर्किट पर ये शेयर जाकर समाप्त हुआ है। बागले साहब, आर्चीज बहुत पेशेंस टेस्ट किया है स्टॉक ने भी, अब जाकर ये चला है। आप देख सकते हैं चार्ट्स में अब क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इसमें। हेमंत, एक ही डिस्कम्फर्ट है कि एक ही दिन में 20% चला तो और क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है पैटर्न ये सजेस्ट करता है कि अभी भी इसमें अच्छी खासी अपसाइड बाकी है। ना अच्छी खासी मतलब 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, बट 3 से 4 महीने की व्यू ले तो मुझे लगता है ये स्टॉक 52-53 तक प्रायर हाई टेस्ट कर सकता है। तो आज भी सर्किट वैसे मार नहीं, मेरा सवाल दूसरा है वागले साहब आपसे। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हेमंत रिकमेंड करे तब खरीदना चाहिए, जब दूसरे इन्वेस्टर्स लेना शुरू करे तब बेचना चाहिए? ये पुरंजू ने खरीदा है, इसलिए बोल रहा हूँ। इसमें क्या हो गया? तो काफी अच्छी तेजी, अर्ली मूवर एडवांटेज तो हमने सबसे पहले इसको 3 दिन पहले से हम अगर स्टॉक 2020 की टीम में बता रहे हैं। एनीवे, चार्ट पर कौन सा लेवल, अच्छा मुझे ये बताइए चार्ट पे कौन सा लेवल अच्छा है बेचने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए? चार्ट्स पे जो 30-31 का जो रेजिस्टेंस था, जो पिछले मूव में जब मतलब दिसंबर 15 की मैं बात कर रहा हूँ, उसको ये उसको निकाल दिया है। तो उसके नीचे जब तक जाता नहीं है इसमें मूव अपवर्ड मूव चालू ही रहेगी, और मेरे हिसाब से ये 50 तक तो जाना चाहिए। 50 तक जाना टाइम मैं कह नहीं सकता कि अगले 1-2 जानने के तो 1 हफ्ते में भी जा सकता। आज क्या बताइए, आज कहाँ तक जाएगा ये बताइए? आज मुझे लगता है 8-10% वाला ही आराम से जाएगा, मामला होगा। अच्छा, कल नीरज की टीम का पिंच हिटर था, उससे पहले हमारी टीम में रह चुका है, तो स्टॉक 2020 में ये शेयर फेवरेट रहा है। वैलेंटाइन डे की जो सेल्स है ना, उसका फायदा मिलेगा इस बार के तिमाही नतीजों में, ये खबरें कल चल रही थी। बिल्कुल, चलिए तो देखते हैं आज गैप से खुलने के बाद कितना ऊपर टिकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए एक और स्टॉक जो इंटरेस्टिंग होता दिखा है वायदा कारोबार में आने के बाद, वो है सुज़लोन, और एक 50 मेगावाट का ऑर्डर मिला है जो जून 2017 तक इन्हें पूरा करना है। रिपीट ऑर्डर है। सुज़लोन पर राय लेना चाहूंगा सुमित आपसे, नया खिलाड़ी है, वायदा कारोबार का क्या खरीदने का मौका है? देखिए अनिल जी, 20 रुपए का इसके अंदर इंपॉर्टेंट स्तर है।
जब तक ये 20 रुपए के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड नहीं करता है तब तक थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन तो है स्टॉक के लिए। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक ने तेजी का मूव करना स्टार्ट कर दिया है 15 रुपए के लेवल से, और अभी ये रेजिस्टेंस लेवल्स के पास आ चुका है। 20 रुपए का लेवल जैसे ही निकलेगा तो ये स्टॉक के अंदर 3 से 4 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी सुजलोन के अंदर। तो तेजी वाला काउंटर तो है। फिलहाल अगर कोई बाइंग करना चाहता है प्रेजेंट लेवल्स पे तो बाइंग बन भी रहा है स्टॉक के अंदर। 18 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस होना चाहिए सुजलोन के लिए प्रेजेंट लेवल्स के हिसाब से। फ्रेश बाय पोजीशंस लेने के लिए 18 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस, ऊपर में 20 रुपए का लेवल टूटते ही 23 से 24 रुपए तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए ये है राय, सुजलोन पर 20 निकल जाने दें ऊपर में, उसके बाद तेजी ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छी बनती हुई दिखेगी। वक्त एक ब्रेक, और इस ब्रेक में जाने से पहले बता दें आपको एशियाई बाजारों पर दबाव है 200 अंक नीचे हांगकांग है, और यही वजह की एसजीएक्स निफ्टी दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। लगभग 25 अंकों का नुकसान है। तो लेकर आएंगे हम आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे रुपए की शुरुआत जो कल कमजोर होता हुआ दिखा था, आज किस तरह का प्रदर्शन करेंसी मार्केट का होता है, और साथ ही स्टॉक 2020 का अपडेट। और 9:15 से शुरू होगा भारतीय बाजारों का एक्शन, और उस एक्शन में आपके लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की तमाम मदद करने के लिए दमदार पैनल हमारे साथ, संदीप वागले, विकास सेठी, सुमित बगड़िया और कुणाल सरावगी। इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिएगा हमारे साथ। पहला सौदा।